नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ बदलाव पर सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का ही मिशन 2023 पर फोकस है। भाजपा अगले चुनाव में कांग्रेस से हर हाल में सत्ता हथियाना चाहती है। इसके लिए भाजपा बदलाव को सत्ता की चाबी मानकर काम कर रही है। यही वजह है कि पार्टी में ऊपरी स्तर पर बदलाव के बाद अब युवा मोर्चा में बदलाव किया गया है। वहीं भाजपा के इस परिवर्तन की बयार पर सियासी बवाल मच गया है। राज्य के मुखिया सीएम भूपेश बघेल ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि इस बदलाव से भाजपा और आरएसएस के बीच टकराव हो गया है। तो बीजेपी में बदलाव का दौर जारी है। क्या परिवर्तन सत्ता की चाबी साबित होगा? युवा मोर्चा में भी बदलाव किया गया है। कांग्रेस ने इस बदलाव को आरएसएस के कनेक्शन से जोड़ दिया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में अगले साल यानी कि 2023 में चुनाव होने हैं। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और मीडिया प्रभारी को बदल दिया गया है और इस बदलाव के बाद अब सियासी बवाल मच गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। भाजपा में बदलाव की जानकारी आरएसएस को नहीं है, ऐसा उनका कहना है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस में लंबी दरार पड़ रही है। तो वहीं भाजपा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपना घर संभाल ले। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है बीजेपी और कांग्रेस ने। दिन से समन्वय की बैठक हो रही है। ये बैठक किसके लिए थी? आरएसएस और बीजेपी के प्रमुख नड्डा जी 3 दिन से हैं, 7 दिन से आरएसएस के लोग हैं। समन्वय की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पहले जब आप गुजरात में मुख्यमंत्री बदलते हैं तो बिना समन्वय हो गया। इसका मतलब ये है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में लंबी दरार पड़ गई है, एक लंबी खाई है, जिसको पाटने के लिए रायपुर में अधिवेशन करना पड़ा, चुपचाप बंद कमरे में। पूरा कार्यकारिणी बदल जाता है। हम लोग तो प्रदेश के देख रहे हैं, कितने राज्य के, एक दर्जन राज्य के 15 राज्य, कितना है 15 राज्य के प्रभारी बदल जाते हैं। आरएसएस कुछ ही नहीं रहा। ये आरएसएस और बीजेपी के बीच एक लंबी खाई खींच गई है, जिस दरार को भरने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में कुछ बयान दे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने नई टीम की घोषणा की है। हमारी टीम बहुत अच्छी टीम है, यंग लोगों की टीम है, काम करने वालों की टीम है। कांग्रेस पहले अपने घर को संभाले। कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत करे। भाजपा जो है वो देश नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और अनुशासित पार्टी कि आने वाले 2023 के विधानसभा के चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सभी वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में बनेगी। हमारे जो नए टीम के लोग हैं, एक एक कार्यकर्ता के भागीदारी से बनेगी। तो अगले साल यानी 2023 में चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर के दोनों ही दल अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो बीजेपी मिशन 2023 पर कुछ इस तरह से फोकस कर रही है कि बड़े स्तर पर परिवर्तन कर रही है, लगातार बदलाव कर रही है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और मीडिया प्रभारी को बदल दिया गया है। साथ ही साथ 15 राज्यों के प्रभारी भी बदल दिए गए हैं। तो अब इसे लेकर के लगातार सियासत देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि इतने सारे बदलाव एक साथ हो गए और आरएसएस को पता ही नहीं है। तो ये इस बात का सूचक है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के बीच एक लंबी दरार आ गई है। तो वहीं उनके इस बयान को लेकर के सियासी भूचाल आ गया। तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने इस पर पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस पहले अपना घर संभाले। उनके अपने ही नेता राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं और एक एक करके पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। तो उनका कहना यह है कि कांग्रेस पहले अपने घर की चिंता करे, अपनी चिंता करे। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। भाजपा परिवर्तन को लेकर के सजग है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती कम नहीं है। देखा जाए तो बीजेपी को जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है और इसे लेकर के बीजेपी लगातार एक्शन मोड में है, बड़े बदलाव कर रही है। छत्तीसगढ़ की ही अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं इन बदलावों को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार हमलावर हैं
और आज उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में बदलाव की जानकारी आरएसएस को नहीं है। आरएसएस और बीजेपी में लंबी दरार आ गई है और इस दरार को पाटने के लिए एक अधिवेशन करना पड़ा। उनका कहना यह था कि जो समन्वय बैठक हो रही है इसकी आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी, बीजेपी और आरएसएस को समन्वय की आवश्यकता क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि अचानक से भाजपा में पूरी की पूरी कार्यकारिणी बदल जाती है, 15 राज्यों के प्रभारी बदल दिए जाते हैं और आरएसएस से कुछ नहीं पूछा जाता। क्या यही कारण है कि जिसके चलते आरएसएस और बीजेपी के बीच एक लंबी खाई खिंच गई है, जिसे भरने की कोशिश की जा रही है? तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। इस बयान को लेकर के सियासत देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ की राजनीति में। उनके इस बयान पर भाजपा ने भी पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले अपना घर संभाल ले। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी में बदलाव होता रहता है, हर पार्टी को समय के साथ बदलाव की आवश्यकता होती है। इस बार टीम में युवाओं को मौका दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समय के साथ पार्टी में बदलाव आवश्यक है, जब जैसी जरूरत हो तब वैसा बदलाव कर लिया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, एक नसीहत देते हुए, कि कांग्रेस पहले अपना घर संभाले, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के ही नेताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाए। राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर के सवाल उठाए गए, तो लगातार इसे लेकर के सियासत गरमाई हुई है और देखने को मिल रही है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे धनंजय ठाकुर, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे राजीव चक्रवर्ती जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा धनंजय जी से। धनंजय जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बात कही है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच खाई आ गई है, दरार आ गई है, तो उसे लेकर के पलटवार भी आया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि कांग्रेस पहले अपना घर संभाले। क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट बता रही है कि भूपेश बघेल जी जो बात कही है वो बात में 100% सच्चाई है जी। जिस प्रकार से आरएसएस छत्तीसगढ़ में एक बैठक आयोजित करता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मीडिया हैं जहां पे खबरें चली कि आरएसएस की बैठक में जेपी नड्डा जी को फटकार लगी। ये सूचनाएं मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंची है। और अभी तो मैं थोड़े पहले आपने डिबेट वाले पहले और कुछ खबर पढ़ रहा था, उसमें तो यहां तक कहा गया है कि वीपी के लेटर बम से भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। स्वाभाविक सी बात है, जब सारे चीजें जो गुप्त कमरे की बैठक है, अगर गुप्त कमरे की बैठक की खबर अगर बाहर मीडिया के बाद आ रही है तो सच्चाई है तभी तो आ रही है ना। और ऐसे आप देखेंगे भी कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होना था, जिसमें बहुत ज्यादा विवाद था, उस दौरान भी मोहन भागवत जी को छत्तीसगढ़ आना पड़ा था। उसके बाद जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी। तो ऐसी स्थिति है कि अब भारतीय जनता पार्टी, जिसे आरएसएस अपना एक राजनीतिक संगठन बताती है और भाजपा जो आरएसएस को पिट संगठन बताती है, इससे ये तो समझ में आता है कि अब पिता पुत्रों के बीच में ही खाई उत्पन्न हो गई। उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है केंद्र में बैठी सरकार के 2 लोग। वो 2 लोग मिलके जो पहले देश के संपत्तियों को 2 लोगों को सौंपते थे, अब वो आरएसएस को ही खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, आरएसएस को ही नेस्तनाबूद करने के काम कर रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि आरएसएस का हस्तक्षेप भारतीय जनता पार्टी में खत्म कर रहे हैं, ऐसा लगता है। और पिता और पुत्रों को लड़ाया जा रहा है, क्योंकि आरएसएस भाजपा के पिता है और भाजपा उसका पुत्र है। चलिए, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं राजीव जी से। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपने बात सुनी धनंजय जी की, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बयान दिया कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल, ऐसा वो कह रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो बहुत सस्ता बात है कि हमारे संगठन की बात प्रदेश के मुखिया बघेल जी करें। हमारे जो भी संगठन में तारतम्य रहता है, बहुत अच्छा हमारा तालमेल है, और आरएसएस हमारा मात्र संगठन है, और आरएसएस की बहुत सारी अनुषंगिक संगठन है, और बहुत अच्छा, बहुत सुंदर तालमेल एक दूसरे के साथ, जैसे गाड़ी के पहिए रहते हैं वैसा तालमेल है। ये कपोल कल्पित बातें विपक्ष द्वारा फैलाई जाती है और इन बातों में कोई दम नहीं है। भाई, परिवार में जो
परिवार का मुखिया रहता है उसकी बातों को सब कोई सुनता है। वैसे ही आरएसएस हमारे परिवार का मुखिया है, हम उनकी हर बातों को ध्यान रखते हैं, उनके निर्देशों का पालन करता है जी। पूरी तरह से करते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अंग है उसका। जी राजीव जी, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक बात और कही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, कि आखिर इस समन्वय बैठक की आवश्यकता पड़ी ही क्यों? आरएसएस और बीजेपी के बीच में समन्वय की आवश्यकता क्यों पड़ी? समय समय पर हमेशा होता ही है। आरएसएस की कार्य पद्धति बहुत बढ़ गई है। पूरे देश में आरएसएस के 38 अनुषंगिक संगठन है, उसमें से भारतीय जनता पार्टी भी है और समय समय पे दूसरे प्रांतों में भी इस प्रकार से बैठक होती। ये संगठनात्मक गतिविधियां हैं कि समय समय पर प्रवास हो, समय समय पर जो सम्मेलन हो, समन्वय की बैठक हो, तो ये कोई नई बात नहीं है। किसी संगठन को द्रुतगामी परिणाम देने के लिए, किसी संगठन को दुरुस्त चलाने के लिए, किसी संगठन को तीव्र गति देने के लिए समन्वय बैठक की आवश्यकता होती है और समन्वय बैठक हो रही है। इसीलिए आरएसएस की सारी, जो आप अगर क्रीड़ा भारती देखें तो खेल के माध्यम से, अगर आप शिशु भारती देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में, आरएसएस तमाम क्षेत्र के आरएसएस के काम पूरे विश्व भर में, देश भर में चल रहे हैं हिंदू सनातन संस्कृति को लेके। और तो ये काम चल रहे हैं, तो क्या कोई संगठन बैठक न करें? उसके लिए हम क्या मुख्यमंत्री जी से अनुमति लें? और यदि हम बैठक कर रहे हैं तो इसका ये अर्थ हो गया कि सब कुछ ठीक नहीं है। ये कपोल कल्पित बातें, राजनीतिक बातें, बहुत हास्यास्पद है। ठीक है, तो राजीव जी का कहना यह है कि ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। चलिए, मैं डॉक्टर अजय चंद्राकर से एक सवाल कर लेता हूं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना। कांग्रेस का कहना यह है कि कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी के बीच में एक दरार आ गई है और खाई को पाटने के लिए ही इस तरह की बैठकें हो रही हैं। तो वहीं बीजेपी का कहना यह है कि नहीं, इस तरह की बैठकें तो होती ही रहती हैं। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल दिव्यांशु जी, 2024 के लिए विपक्ष जो बिसात बिछा रही है, और इसमें कोई शक नहीं कि राजनीतिक रूप से विजेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से स्थापित हुए हैं और वो 24 के लिए जो बिसात बिछा रहे हैं, तो इसी कड़ी में आरएसएस भी अपना एक 2024 के लिए राजनीतिक बिसात बिछा रही है जी। बौद्धिक लेवल पर एलिट वर्ग में इसके ऊपर काफी चर्चा है जी, क्योंकि जिस पोजीशन में 2014 के लिए में जो 70 के दशक से आरएसएस विषयों को रखते आ रही थी, चाहे धारा 370 हो, मंदिर का विषय हो, इत्यादि इत्यादि, वो सब मोदी जी के कार्यकाल में पूर्ण हो चुका। अब सवाल यह आ रहा है कि राजनीतिक विजेता के रूप में बीजेपी लगातार जीती है, इसमें कोई शक नहीं, 24 में भी जीत सकती है, आरएसएस को यह कॉन्फिडेंस है, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक लेवल पर उनको यह महसूस हो रहा है कि एनडीए में जो अन्य दल थे, ममता बनर्जी का भी एनडीए में थी, नीतीश कुमार एनडीए में थे, बीजू नवीन पटनायक जी एनडीए ही में रहे, या फिर हम कह सकते हैं चंद्रबाबू नायडू एनडीए में रहे, चंद्रशेखर राव एनडीए में रहे, तो इन सबको क्यों ना जोड़ा जाए? और मोदी जी की कार्यशैली के कारण जिस तरह से राजनाथ जी खामोशी के दौर से गुजर रहे हैं, या फिर नितिन गडकरी जी, या फिर कभी कभी सुनाई देता है जिस तरह से शिवराज चौहान जी के साथ, तो इन सब में समन्वय की बात हो रही। तो आरएसएस का टारगेट यह है कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पास्ट टाइम में ये जो राजनीतिक दल उनके साथ में थे वो अगर जुड़ जाते हैं तो इसमें क्या है, बीजेपी का विस्तार होगा, बीजेपी राजनीतिक विजेता के रूप में उभरी 14 से, इसमें कोई शक नहीं। और आरएसएस ये भी सोच रही है कि कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के एमएलए को आप जब लेते हो तो इसमें कोई परहेज नहीं है, तो क्यों ना इन नेताओं को लिया जाए और आरएसएस का राजनीतिक और सांस्कृतिक जो एम है उसको विस्तार दिया जाए। तो ये एक समन्वय के लिए बैठक हुई थी और इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। बिल्कुल, व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। चलिए, मैं एक सवाल कर लेता हूं धनंजय जी से। धनंजय जी, अभी आपने राजीव जी की बात सुनी थी, उनका कहना यह था कि ये एक रेगुलर बैठक की तरह से इस तरह की बैठकें होती रहती हैं, और उल्टा उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को थोड़ा सा अपने घर का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो राष्ट्रीय नेतृत्व पर पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि सवाल उठाते आए हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि राजीव चक्रवर्ती जी के बयान का जवाब बहुत बेहतर तरीके से वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक चंद्राकर जी ने बता दिया है।
जी। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही के चलते जो एनडीए के जो अंग हुआ करते थे वो एनडीए को छोड़ दिए। साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, राजनाथ सिंह जी की बात कर रहे थे, नितिन गडकरी जी की बात किए हैं, शिवराज सिंह चौहान जी की बात किए हैं। यह तो स्पष्ट हो गया ना कि जो नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही रवैया है, जो उनकी सोच है जिसमें वो तोड़ने की बात करते हैं, वो तो अपने पार्टी के लोगों को ही पार्टी से बाहर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं ना। और उसमें तो आरएसएस भी शामिल है। मैं तो कह रहा हूं ना, 2014 के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस मुक्त भारत का लगातार बयान भाजपा के नेता दे रहे हैं, इससे तो समझ में आ जाता है ना कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ देश में कांग्रेस ही खड़ी होती है। और कांग्रेस को अगर तोड़ दिया जाए, कांग्रेस को कमजोर कर दिया जाए, तो नरेंद्र मोदी सरकार आसानी से अपने मंसूबे को पूरा कर लेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ये बात को भूल जाते हैं कि वो अकेले तानाशाह हो सकते हैं, उनके साथ अमित शाह जी तानाशाह हो सकते हैं, लेकिन भाजपा में और भी जो नेता हैं जो लोकतंत्र के हितैषी हैं, जो लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, जैसे नितिन गडकरी जी कई बार बोल चुके हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत की सपना देखना अच्छी बात नहीं है और जो देश में लोकतंत्र है उसको बनाए रखना चाहिए। और राजनाथ सिंह जी भी चुप है, तो स्वाभाविक सी बात है भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है तो वो आरएसएस को भी तोड़ रहे होंगे, आरएसएस में भी मोहन भागवत जी के खिलाफ किसी को खड़ा कर रहे होंगे, आरएसएस के अनुवांशिक संगठनों के खिलाफ भी किसी को खड़ा कर रहे होंगे। तो अभी तो आरएसएस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए समन्वय की बैठक की है, उसको देश की चिंता नहीं है। आरएसएस को अगर देश की चिंता होती तो आरएसएस की बैठक में ये बात निकल के सामने आता तो देश के हिंदू परिवारों को जो महंगे दरों पर गैस मिल रहा है, देश के हिंदू परिवारों से रोजगार जो छीना जा रहा है, देश के हिंदू परिवारों की जो महंगाई की मार पड़ रही है, इस पर आरएसएस के लोगों को चर्चा करनी थी। लेकिन आरएसएस के समन्वय का बैठक आरएसएस को अपने अस्तित्व बचाने की बैठक है, क्योंकि देश में भाजपा के साथ साथ आरएसएस को भी अब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार खत्म करने में लगी हुई है, या यूं कहे कि नरेंद्र मोदी खत्म करने लगे हुए हैं, तो उनकी अस्तित्व बचाने की बैठक थी। धनंजय जी, आपने ये बात तो कह दी कि मोदी जी, या आपने कहा कि भाई आरएसएस को खत्म करने के लिए इस तरह की बात हो रही है। आरएसएस से ही तो बीजेपी बना है, तो बीजेपी अपने ही मात्र संस्था को खत्म क्यों करेगी? धनंजय जी, देखिए, मैं भाजपा की बात नहीं कहा हूं, मैंने, आप समझिएगा जी, मैंने एक बात का बहुत जोरदार जिक्र किया है कि भाजपा में कई ऐसे भी नेता हैं जो लोकतंत्र के हिमायती हैं, जो विपक्ष की बात करते हैं, जो आलोचना सहने की क्षमता रखते हैं, जो असहमति को भी स्वीकार करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी असहमति को स्वीकार नहीं कर पाते, वो लोकतंत्र के विपरीत काम करते हैं। लोकतंत्र में उसका अगर कोई बात नहीं मानता उनके पार्टी के भीतर, उसका भी क्या हश्र होता है। अभी संसदीय दल की बैठक से गडकरी को निकाल के बता दिए, शिवराज सिंह चौहान जी को लेकर भी उन्होंने संसदीय दल से बाहर करने का काम किया है। राजनाथ सिंह जी भी मौन रहते हैं, ये चंद्राकर जी ने आपके सामने बात कही है। स्वाभाविक बात है, उनको अपने सिंहासन को बचाना है, उनको देश के हालात से कोई लेना देना नहीं है। उसको भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक विषयों पर भी कोई बोलता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। स्वाभाविक बात है, आरएसएस भाजपा का पितृ संगठन है, और आरएसएस अगर किसी बात पर आपत्ति कर रहे होंगे या मोहन भागवत जी किसी बात पर आपत्ति कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर मोहन भागवत जी के खिलाफ किसी को स्टैंड कर रहे होंगे या आरएसएस को ही कमजोर करने की बात कर रहे होंगे। इसलिए समन्वय की बैठक हो रही है। और जिस प्रकार से खबरें छपकर बाहर आई थी, क्योंकि हम तो उनकी बैठक में थे नहीं, कि वहां जेपी नड्डा जी को फटकार लगाई गई और भाजपा में आरएसएस की अनुमति के बगैर जो नियुक्ति हो रहे उस पर आपत्ति जताया गया है, तो समझ में आता है कि अब आरएसएस और भाजपा में ही खंदक की लड़ाई शुरू हो चुकी है, और तीसरा इन मोदी जी के करने से हुआ है पूरा। चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं राजीव जी से। राजीव जी, धनंजय जी की बात आपने सुनी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस को पहले अपने घर की तरफ देखना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, G23 की समस्या चल रही है, चाहे युवा वर्ग के सिंधिया जी हो या शेरगिल जी हो, सब कोई पार्टी छोड़ रहे हैं। अभी जतिन प्रसाद जी छोड़े हैं, आजाद जी आजाद हो गए हैं। तो कांग्रेस को अपना घर देखना चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो ये काडर वाइज पार्टी है, समय समय पर अपने किसी काडर को जिम्मेदारी देती है, उसे जिम्मेदारी से मुक्त कर नई जिम्मेदारी देती है। तो इसी कारण से हमारे पार्टी में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो समस्या कांग्रेस पार्टी के अंदर है। हाँ, मैं नम्रता से स्वीकार करता हूँ, हमारे पार्टी में भी 6 वर्ष पहले ऐसी बातें हुई थी जब कुछ लोग हमारे मुखर थे, लेकिन बाद में पार्टी लाइन में आ गए और बहुत अच्छे से वापस पार्टी में आ गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जैसी जो भयावह स्थिति है, भगदड़ है, लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, वैसे कुछ भी नहीं है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में पार्टी लगातार जीत दर्ज कर रही है, और संघ के जो भी हमारी जो योजनाएं हैं उसको हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर।
चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या राष्ट्रीयता का मुद्दा हो, और सारा कुछ जो संगठन है सामंजस्य के साथ, तारतम्य के साथ, एक सेतु के साथ काम चल रहा है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। और जो धनंजय जी ने कहा, मैं कह रहा हूँ ना कि ये कपोल कल्पित बातें हैं। कांग्रेस संगठन को चाहिए कि वो अपने घर की ओर देखे, दूसरों की ओर पत्थर ना फेंके, क्योंकि संघ का जो एजेंडा कभी राजनीतिक एजेंडा से भी ज्यादा है भारतवर्ष को परम वैभव के शिखर पर ले जाना। इसमें सत्ता मिले न मिला कोई बात नहीं। राजीव जी, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बात और कही थी। उन्होंने ये कहा कि अचानक से पूरी की पूरी कार्यकारिणी बदल दी जाती है, 15 प्रदेशों के प्रभारी बदल दिए जाते हैं और आरएसएस को पता ही नहीं है। तो क्या ये संभव है? क्या ये संभव है कि आरएसएस को पता ही ना हो और इतने सारे बदलाव हो रहे हैं? राजीव जी, देखिए, आरएसएस बहुत ज्यादा दखलंदाजी नहीं करता है भारतीय जनता पार्टी पे। भारतीय जनता पार्टी एक अनुषंगिक संगठन है, तो आरएसएस उसका कुछ काम देती है, उस काम से भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक मामले पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी ही तय करती है। कुछ बहुत ज्यादा जो सैद्धांतिक मामले रहते हैं उसमें वो निर्देशित करती है। और ये जो पार्टी में बदलाव हो रहे हैं, नई नियुक्तियां हो रही है, ये एक सतत प्रक्रिया है। मैंने जैसे पहले ही कहा, ये होते रहेगा, चुनाव से पहले भी होगा, अभी भी होगा, आने वाले समय में भी होगा। भाई, ठहरा हुआ पानी जो है वो सड़ जाता है और जो बहता हुआ पानी है वो सतत चलता, शुद्धता रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार बदलाव होते रहे। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भाजपा ने पहले स्वीकार किया था, आईटी का उपयोग भाजपा ने पहले किया, कंप्यूटर का उपयोग किया, एक मतदाता 10 जवान, एक बूथ लेवल की कार्य। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करते रहती है जनता से जुड़ने के लिए, तो इसमें कुछ भी नयापन नहीं है। अभी भूपेश बघेल जी चुटकी ले सकते हैं, उनका अधिकार है, राजनीतिक अधिकार रहता है। एक राजनीतिक पार्टी दूसरे राजनीतिक पार्टी के ऊपर विश्वमन करता है, तो ये आदत है, ये राजनीतिक अस्त्र है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ ना, अभी आगे भी बदलाव होंगे। जी, बदलाव तो नियम होंगे। आपने बदलाव की बात कही है कि बदलाव हो रहे हैं, बदलाव हुए हैं और आगे भी बदलाव होंगे। मैं एक सवाल कर लेता हूं डॉक्टर अजय चंद्राकर से। डॉक्टर चंद्राकर, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि उन्होंने कहा कि बदलाव हुए हैं और बदलाव आगे भी होंगे, तो क्या सिर्फ बदलाव करने मात्र से, परिवर्तन करने मात्र से सत्ता की चाबी मिल जाएगी बीजेपी को? क्या बदलाव करना ही काफी है? डॉक्टर चंद्राकर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दिव्यांशु जी आपका, शुक्रिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में नहीं है जी। वो संगठन लेवल पर और एक स्वस्थ लोकतंत्रात्मक राज्य में जब कोई भी पार्टी अगर विपक्ष में है जी, तो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए वो अपने बीच में जो सबसे बेस्ट हो सकते हैं उनका चयन करती है। तो बीजेपी भी की है। लेकिन इसको जहां तक जो बात चल रही है कि रिजल्ट तो ये समय बतलाएगा। संगठन में ये जो व्यक्ति आए हैं ये अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे, ऐसी बीजेपी मान करके चल रही। लेकिन कांग्रेस सरकार की कुछ ऐसी नीतियां हैं जिनके एवज में ये वैकल्पिक क्या विचार देते हैं और कैसे कम्युनिकेट होते हैं, मेरिट डिमेरिट दोनों के ऊपर यह डिपेंड करेगा। फिर बात आती है दिव्यांशु जी कि इसमें जो बात आ रही है आज आरएसएस का पहला गुजरात प्रयोगशाला था, उसमें वो सफल रही, उत्तर प्रदेश में भी सफल रही। लेकिन संगठन लेवल पर योगी आदित्यनाथ जी हिंदू महासभा से है, ना कि आरएसएस से, तो वो राजनीतिक क्षेत्रों में बीजेपी बेताज बादशाह के रूप में उभरी है भारतीय लोकतंत्र में, इसमें कोई शक नहीं जी। लेकिन आरएसएस ये मान करके चलती है कि 91 करोड़ भारत में मतदाता हैं, उसमें से सिर्फ 63 करोड़ लोग वोटिंग का प्रयोग किए, बाकी लोगों को कैसे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ा जाए। और कई बार दिल्ली से जो उत्तर प्रदेश में प्रभारी बनाया गया था या प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उसमें वैचारिक असमानता आई और योगी आदित्यनाथ को फेवर करते हुए आरएसएस अब अपने पसंद के व्यक्तियों को वहां स्थापित की है। तो संगठन लेवल पर इस तरह का विचार आते जाते रहता है, अपना अपना ओपिनियन, अपना अपना लाइकिंग होता है। लेकिन यह सच है, आरएसएस यह भी मानती है कि बीजेपी में अब हमें अन्य जो पूर्व में साथी रहे हैं, अगर उन लोगों को लेके चलेंगे तो सामाजिक और सांस्कृतिक लेवल पर इतना बड़ा विस्तार होगा जो भविष्य के लिए
बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए वरदान साबित होगा, ऐसा उनका दृष्टिकोण है। ये एलिट और बौद्धिक लेवल पर चर्चा है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने चंद्राकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बयान दिया जिसे लेकर के सियासी भूचाल आ गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन बीजेपी का कहना यह है कि कांग्रेस को पहले अपने घर को देखना चाहिए, क्योंकि यह भी देखने को मिला है कि कांग्रेस के ही अपने ही नेता उनके राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। तो 2023 की बिसात बीत चुकी है, दोनों ही दल अपने अपने तरीकों से तैयारियों में लगे हुए हैं। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।